हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी चैप्टर 5, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कोशिका की खोज किसने और कब की, सजीव किससे बने होते हैं, कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन कैसा होता है, कोशिका अंगक के बारे में जानेंगे जैसे कि कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, गाल्जी काय, अंतर्द्रव्य जालिका, लाइसोसोम, प्लास्टिड, राजधानियों के बारे में देखेंगे और कोशिका विभाजन के बारे में जानेंगे। चैप्टर के एंड में हम देखेंगे कि चैप्टर के अंदर हमने क्या सीखा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कहा जा सकता है कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 ईस्वी में, क्योंकि इन्होंने तभी इसको देखा। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा, सेल कहा। इन्होंने इसे क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। लैटिन शब्द जिसका अर्थ है छोटा कमरा। सेल जो है लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं। ये आपको कॉर्क में जो सेल थी उसको दिखाया गया है। जैसे ये प्याज की झिल्ली की कोशिका है, इसी तरीके से इसमें छोटे छोटे आप देख सकते हैं कोष्ठक बने हुए हैं। इसी को इन्होंने क्या कहा था? सेल कहा था। आगे है, उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। आओ कोशिका के विषय में और जानकारी प्राप्त करें। सजीव किससे बने होते हैं? यहाँ एक्टिविटी 5.1 दी गई है, इसको देखते हैं। प्याज का एक छोटा टुकड़ा लो। चिमटी की सहायता से हम प्याज की अवतल सतह की ओर से जो भीतरी सतह होती है झिल्ली उतार सकते हैं। इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वॉच ग्लास में रख लेते हैं। इससे झिल्ली मुड़ने तथा सूखने से बच जाएगी, इसलिए उसको तुरंत पानी में डालेंगे। हम इस झिल्ली से क्या करें? एक कांच की स्लाइड लो, इस पर पानी की एक बूंद डालो। अब वॉच ग्लास में रखी झिल्ली के इस छोटे टुकड़े को इस स्लाइड पर रख दो। यह ध्यान रखें कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो। एक पतला पेंट ब्रश इस झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता कर सकता है। अब इस पर एक बूंद सेफ्रामिन की डालो और इसे कवर पेपर से ढक दो, कवर स्लिप से ढक दो। कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस पर रखें जिससे कि इसमें वायु के बुलबुले ना आने पाए। अपने अध्यापक से सहायता लें। हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बना ली है। अब हम इसे पहले कम शक्ति वाले तथा उसके बाद उच्च शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सेटअप दिखाया गया है कि कैसे देख रहे हैं। आगे है, आपने क्या देखा? क्या आप जो संरचना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं उसे कागज पर खींच सकते हैं? क्या यह चित्र 5.2 की तरह दिखाई देता है? आपको जो फिगर दिखाई देगा, जो सूक्ष्मदर्शी से आप कांच की स्लाइड पे आपने प्याज की कवर को उतार के रखा है, वो भीतरी स्लिप को उतार के रखा है, वो उसका फिगर कैसे आपको दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं हैं ये, जिनमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों से अस्थायी स्लाइड बना लेंगे। मतलब पहले एक प्याज से बना के हमने देखा, उसके बाद ऐसे ही कई प्याज ले लेंगे जिनका आकार भिन्न भिन्न होगा, उनसे भी यही प्रक्रिया करेंगे। हम क्या देखते हैं? क्या हम एक समान संरचनाओं को देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न? ये संरचनाएं क्या हैं? आपको जो संरचनाएं मिलती हैं ये क्या हैं? ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना सल्क कंद बनाते हैं, जैसे प्याज। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं मिलती हैं। मतलब इनकी कोशिका की संरचना कैसी है? एक जैसी है।
प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं। इस फर्क नहीं पड़ता कि प्याज छोटी है या बड़ी है, क्योंकि लेकिन सबकी कोशिकाएं एक जैसी हैं। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, सल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई हैं। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिक भी होते हैं, आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यह पता चला है कि एक मात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकते हैं। जैसे कि हम मनुष्य जो स्तनधारी हैं, बहुकोशिक हैं, लेकिन एक अकेली कोशिका भी संपूर्ण जीव हो सकती है। और एग्जाम्पल के तौर पे आपको अमीबा, क्लैमिडोमोनास और पैरामीशियम जैसे जीव दिए गए हैं। इन सजीवों को एक कोशिक जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे फंजाई जिसे कवक भी कहते हैं, पादप तथा जंतु। क्या हम कुछ और एक कोशिक जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? हाँ, जैसे कि कवक में ही ईस्ट होता है, वो भी एक कोशिक होता है। प्रत्येक बहुकोशिक जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। सबसे पहले इन्होंने कहा जितने भी बहुकोशिक जीव हैं वो भी किससे विकसित हुए हैं? एक कोशिक जीव से। कैसे? कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है आगे यहाँ कुछ दिया गया, इसको देख लेते हैं बॉक्स में। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया, जो कि ऊपर हमने पढ़ा कि कोशिका का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया, खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में। उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ल्यूवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। यहाँ पे इन्होंने जीवित कोशिका का पता लगाया और इन्होंने पेड़ की छाल यानी कॉर्क में पता लगाया था, जो कि मृत कोशिका कही जा सकती है। लेकिन अगर पूछा जाए सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। और अगर क्वेश्चन बने कि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तब हम वहाँ पर ल्यूवेनहॉक का नाम देंगे और सन हो जाएगा आपका 1674। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। अगर पूछा जाए केंद्रक का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कब किया? 1831 में किया। J.E. पुरकोंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य का नाम दिया। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि जीवद्रव्य का खोज सर्वप्रथम किसने किया, तो J.E. पुरकोंज ने किया। कब किया? 1839 में किया। दो जीव वैज्ञानिक एम स्लाइडन जिन्होंने 1838 में कोशिका सिद्धांत दिया तथा टी श्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत दिया। कब दिया? एम स्लाइडन ने 1838 में दिया और टी श्वान ने 1839 में दिया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। विर्चो 1855 में विर्चाओ ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। मतलब आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया? विर्चाओ ने दिया। कब दिया? 1855 में दिया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। मतलब नई कोशिकाएं किससे बनती हैं? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को समझना संभव हो सका। यहाँ एक्टिविटी 5.2 दी गई, इसको देखते हैं। हम पत्ती की झिल्ली, प्याज की मूलाग्र अथवा विभिन्न आकार के प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बना सकते हैं। जैसे कि ऊपर हमने प्याज का स्लाइड बनाया था। उपरोक्त क्रियाकलाप करने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी कोशिकाएं आकार तथा आकृति की दृष्टि से एक जैसी दिखाई देती हैं? बिल्कुल नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि अलग अलग वस्तुओं के हैं। क्या सभी और उनमें अलग अलग कार्य के लिए वो विभक्त रहती हैं? क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है? नहीं।
क्या पादप के विभिन्न भागों में पाए जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर है? बिल्कुल अंतर होगा। हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है? आगे देखते हैं उसका वहाँ पे ये दिए गए एक्सप्लेनेशन। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। निम्नलिखित तस्वीरों को देखो, ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं आप देख सकते हैं। मानव में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं जिनका आकार और आकृति दोनों भिन्न है और इनके कार्य भी अलग होते हैं, जैसे कि चिकनी पेशी जिसे हम ऐच्छिक भी पेशी कहते हैं, रेखित पेशी भी कहते हैं, यहाँ पे इसको अरेखित पेशी कहते हैं और अनैच्छिक पेशी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका दिया गया है आपको, रुधिर कोशिकाएं दी गई हैं, अस्थि कोशिका है, शुक्राणु है, वसा कोशिका है। ये अलग अलग मानव की कोशिकाएं हैं जो कि अलग अलग कार्यों के लिए विभक्त होती हैं। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं, मतलब उनका आकार और आकृति किस पर निर्भर होता है? उनके कार्यों पर। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे कि एक कोशिकी अमीबा। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, मतलब इसका आकार और आकृति निश्चित रहता है और विशेष कार्य के लिए होती हैं। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है, हम देखते हैं। ये कार्य कैसे करती हैं? हम जानते हैं कि बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसा कि मनुष्यों में। इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है तथा आमाशय भोजन का पाचन आदि ये कार्य है। मनुष्य का हृदय जो है वो क्या करता है? रुधिर को पंप करता है और आमाशय क्या करता है? भोजन का पाचन करता है। इसी प्रकार एक कोशिक में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि। इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या है, मतलब उनकी आकृति और आकार तो कोशिकाओं के भिन्न होंगे लेकिन उसमें पाए जाने वाले अंगक समान होंगे, अथवा वे किस जीव में पाई जाती हैं, वो किस जीव के हैं और उनका कार्य क्या है उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। आगे है कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है, इस देखते हैं। हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका कैसे संगठित होती है? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देंगे, जो कि हैं प्लाज्मा झिल्ली जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव हैं। आओ देखें कैसे। आगे है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बारे में देखते हैं। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, मतलब कोशिका की सुरक्षा भी एक तरह से करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है या अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारिगम झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर पदार्थों के आने जाने पर नियंत्रण रखती है, ऐसा कह सकते हैं। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते जाते हैं, इसे देखते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। हम पिछले अध्यायों में विसरण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। विसरण क्या होता है? जिस प्रक्रिया में किसी बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, स्वतः ही पदार्थों का आदान प्रदान होता है, उसे ही क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। हमने देखा है कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे CO2 जो एक कोशिकीय अपशिष्ट है और
अब कहेंगे आप अपशिष्ट कैसे है, क्योंकि जब हम श्वास लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और अपशिष्ट के रूप में क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जिसका निष्कासन आवश्यक है, कोशिका में एकत्र हो जाती है। जब हमारी कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड एकत्रित हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, मतलब उसकी अधिकता हो जाती है हमारे अंदर। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसे कि कोशिका के अंदर और बाहर जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाता है। क्योंकि हमारे फेफड़े का या हमारे शरीर के आयतन के हिसाब से CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर कहलाएगा कि सांद्रता अधिक है, और वातावरण के वायुमंडल के आयतन के अनुसार वहाँ पे CO2 की मात्रा हमारे शरीर के मुकाबले उसकी अपेक्षा कम होती है, इसलिए हमारे शरीर की सांद्रता उच्च कहलाएगी उस वक्त, और वातावरण में CO2 की सांद्रता कम कहलाएगी, और उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर CO2 का विसरण हो जाएगा, अर्थात CO2 बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं, इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो O2 बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर यहाँ पे पूछा जाए कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो वो किस प्रक्रिया द्वारा होता है, विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है, मतलब जल का भी आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया द्वारा ही होता है, लेकिन वो विसरण एक विशेष विसरण होता है जिसे हम परासरण विधि कहते हैं, विसरण ना कह के परासरण कहते हैं। जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक पारिगम झिल्ली यानी हमारी जो कोशिका झिल्ली है द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण की क्रिया में जल का नेट विसरण एक विभेदक वर्णात्मक पारगम झिल्ली के द्वारा उच्च विलेय सांद्रता की ओर होता है। जहां पर जल में विलेय ज्यादा होंगे, विलेय की सांद्रता अधिक होगी, जल का प्रवाह, जल का परासरण उसी दिशा में होगा, मतलब वहां पे उच्च सांद्रता, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ होगा, जिसे परासरण कहते हैं। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा? निम्न 3 घटनाओं में से एक घटना हो सकती है। फर्स्ट है, यदि कोशिका को तन विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा हो, मतलब ऐसा विलयन ले जिसमें विलेय की मात्रा कम हो, चाहे वो आप शक्कर ले रहे हैं चाहे नमक ले रहे हैं, उसमें नमक और शक्कर जो भी है उसकी मात्रा कम हो जल की अपेक्षा, तो ऐसे विलयन में जब हम कोशिका को रखेंगे तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा, क्योंकि विलयन में जल की मात्रा ज्यादा है। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। अल्प परासरण दाबी विलयन क्या होता है? जिस विलयन में पदार्थों की सांद्रता कम होती है, यानी वो तल विलयन है। ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? अल्प परासरण दाबी विलयन। और ऐसे विलयन में रखी गई कोशिका में जल विलयन से कोशिका में प्रवेश करता है, क्योंकि जल की मात्रा विलयन में ज्यादा होती है कोशिका के अपेक्षा। यहाँ पे कंपैरिजन में हर चीज को देख रहे हैं हम। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जल कोशिका के अंदर ही जाएगा, आने जाने दोनों की प्रक्रियाएं हो रही हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक है। किस विलयन में? अल्प परासरण दाबी विलयन में। अल्प परासरण दाबी विलयन क्या है? जिसमें विलेय की सांद्रता कम है, ऐसे विलयन में। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगेगी। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है? यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। मतलब
अगर ऐसा विलयन हो जिसकी सांद्रता हमारी कोशिका की सांद्रता के इक्वल हो, तो इसमें ऐसा नहीं है कि जल की मात्रा का आवागमन नहीं होगा, आएगी भी, जल कोशिका में प्रवेश करेगी और कोशिका से बाहर भी जाएगी, लेकिन दोनों की संतुलित मात्रा बराबर हो जाती है, यानी संतुलित हो जाती है। ऐसे विलयन को समपरासारी विलयन कहते हैं। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही मात्रा बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं अल्प परासरणदाबी विलयन में कोशिका फूल जाती है जल के अंदर प्रवेश करने से, मतलब जल कोशिका के अंदर प्रवेश करने से, और समपरासारी विलयन में कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं आता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, मतलब बाहर के घोल में, बाहर का जो विलयन हमने लिया है उसमें विलेय पदार्थ की सांद्रता अधिक है, तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक है, विलायक कम है, जल कम है। ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। अल्प परासरण दाबी विलयन, समपरासारी विलयन और अति परासरण दाबी विलयन, ये 3 पॉइंट बन रहे हैं यहाँ पे। पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है और निम्नलिखित क्रियाकलाप, यहाँ पे आओ ये एक्टिविटी दी गई, इसको देखते हैं। यहाँ पे ऊपर क्या हमने देखा कि 3 तरीके की घटनाएं हो सकती हैं जब हम किसी कोशिका को विलयन में रखें। अगर विलयन तनु विलयन है, उसमें विलेय की सांद्रता कम है, तो जल जो है कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा और कोशिका फूल जाएगी, जिसे हम अल्प परासरणदाबी विलयन कहते हैं। और समपरासारी विलयन क्या कहलाएगा? जिसमें विलेय की सांद्रता हमारे कोशिका में जितनी सांद्रता है उसके बराबर होगी और जितना जल अंदर जाएगा उतना ही जल बाहर आएगा कोशिका से, इसीलिए उसमें जल की मात्रा संतुलित रहेगी, इसलिए उसे समपरासारी विलयन कहते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या बना? अति परासरणदाबी विलयन। इसमें क्या होता है? विलेय की सांद्रता ज़्यादा होती है विलयन में, इसी वजह से जल जो है कोशिका से बाहर आता है विलयन में और कोशिका सिकुड़ जाती है। यहाँ एक्टिविटी 5.3 दी गई है, इसको देखते हैं। ये एग्जाम में आया भी था। अंडे से परासरण, अंडे में परासरण देखते हैं कि अंडे की कोशिका को देखते हैं कि किस पर क्या प्रभाव पड़ता है जब उसे हम किसी विलयन में रखते हैं। फर्स्ट है ए, अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी डाइल्यूट HCl एसिड में रखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसके कवच को हटाएं, मतलब उसका जो छिलका होता है हार्ड सा उसे हटा दें। इसका कवच अधिकांशतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये क्वेश्चन बनता है कि अंडे का कवच अधिकांशतः किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का बना होता है। एक पतली बाह्य त्वचा झिल्ली। अब अंडे को जब आप उसका कवर ऊपर का हटाएंगे, जो वाइट दिखता है, ठोस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो उसके अंदर एक झिल्ली घेरी रहती है। उसको अंडे को शुद्ध जल में रखो और 5 मिनट के बाद इसका अवलोकन करो। आप क्या देखते हैं? मतलब जल में कुछ नहीं मिलाना है, केवल जल लेना है, उसमें रखना है। आपको क्या मिलेगा? अंडा फूल जाता है, क्योंकि परासरण द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है। ये हम तो उस जल को क्या कहेंगे यहाँ पे? अल्प परासरणदाबी विलयन। इसी प्रकार का एक कवच रहित अंडा नमक के सांद्रित विलयन में रखो, मतलब जिनमें नमक की मात्रा ज्यादा हो जिस विलयन में, और 5 मिनट तक उसका अवलोकन करो। अंडा सिकुड़ जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पे विलेय की सांद्रता ज्यादा है, तो जल कोशिका से बाहर आएगा। क्यों? जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है, क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद्रित है। इस प्रकार का क्रियाकलाप हम सूखी किशमिश अथवा खुबानी से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप अंडे से ही करें, सूखी किशमिश से भी ये काम कर सकते हैं। यहाँ एक्टिविटी 5.4 दी गई है, इसको देखते हैं। सूखी किशमिश अथवा खुबानी को केवल जल में रखो और उसे कुछ समय के लिए छोड़ दो। उसके बाद उसे शक्कर अथवा नमक के सांद्रित विलयन में रखो। आप निम्नलिखित अंतर देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट बनेगा ए, जब उन्हें जल में रखा गया तो वे जल ग्रहण करके फूल गई। और बी पॉइंट क्या है?
जब उन्हें सांद्रित घोल में रखा गया तो वे जल को बाहर निकालकर सिकुड़ गई। जैसा कि हमने ऊपर अंडे वाले एक्टिविटी में देखा, एक कोशिकी अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पे कहा गया कोशिका के लिए विसरण जो है जल तथा गैसों के आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में भी सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, जो कि कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं, और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। यहाँ अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करते हैं। जैसे कि हमने अमीबा में पढ़ा था, ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अगर पूछा जाए इनमें भोजन का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, एंडोसाइटोसिस कहलाती है। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या हो गई, एंडोसाइटोसिस हो गई। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। यहाँ एक्टिविटी 5.5 दी गई, इसको देखते हैं। विद्यालय के पुस्तकालय अथवा इंटरनेट से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के विषय में पता करें। इसके विषय में अपने अध्यापक से भी चर्चा करें। आप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कि किस तरीके से हम कोशिका को उससे देख पाते हैं और क्या खूबियां होती हैं, क्यों हम उससे देख पाते हैं, हम जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते उससे देख पाते हैं। कोशिका भित्ति, अभी हमने कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा, अब हम कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। हम मानवों में, मनुष्यों में ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती, केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, कवकों में पाई जाती है। जैसे कि कवक में काइटिन की बनी होती है, जीवाणुओं में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। यहाँ पे पादप की कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें भी कुछ और पदार्थ होते हैं, आपको आगे पता चलेगा। सेल्यूलोज के एक बहुत जटिल पदार्थ है, सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका भित्ति सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका डेफिनेशन के तौर पे कि जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थों का संकुचित होना ही क्या कहलाता है, जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। हम इस परिघटना को निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा देख सकते हैं। यहाँ एक्टिविटी 5.6 दी गई है, देखते हैं। रियो की पत्ती की झिल्ली को पानी में रखकर एक स्लाइड बनाओ। इसे उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी से देखो। छोटे छोटे हरे कण दिखाई देंगे, इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं ये छोटे हरे कण, क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। इनमें एक गहरा पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इस स्लाइड पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो। 1 मिनट प्रतीक्षा करो और इसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। हम क्या देखते हैं। अब रियो की पत्तियों को कुछ मिनट तक जल में उबालो, इससे पत्तियों की सभी कोशिकाएं मर जाएंगी। अब एक पत्ते को स्लाइड पर रखो और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखो। स्लाइड पर रखी इस पत्ती पर शक्कर अथवा नमक का सांद्र विलयन डालो। 1 मिनट प्रतीक्षा करो और पुनः सूक्ष्मदर्शी से देखो। हम क्या देखते हैं, क्या अब जीवद्रव्य कुंचन हुआ। इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकलता है, जो ऊपर एक्टिविटी की हमने उसका एक्सप्लेनेशन है ये। इससे पता लगता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, ना कि मृत में। जब हम उसे उबाल देते हैं
जब हम पत्ती को उबाल दे रहे हैं तो वो वह प्रक्रिया नहीं कर रही है, अर्थात जब वो मृत हो जा रही है, जब हम उसको उबाल देते हैं तो वो मृत हो जाती है और उसमें परासरण की प्रक्रिया नहीं होती और वो जल को अवशोषित नहीं करती। कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को, यहाँ पे देखो बताया गया है ना कि कोशिका भित्ति पौधों, कवक और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है, कवक में काइटिन की और पौधों में सेलुलोज की होती है कोशिका भित्ति। अपेक्षाकृत कम तनु विलयन यानी अल्प परासरण दाबी विलयन, जिसमें जल जो है कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, में बिना फटे बनाए रखती हैं। अगर उनमें जल ज़्यादा प्रवेश करेगा तो वो फूलेंगी और उनकी कोशिका फट भी सकती है, इसलिए उनमें कोशिका भित्ति जो होती है वो उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है, कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती हैं। मतलब कोशिका भित्ति उनका सुरक्षा कवच है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। केंद्रक के बारे में देखते हैं। आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई थी। हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंद डाली थी। क्यों? यदि हम बिना आयोडीन के स्लाइड देखें तो हमें क्या दिखाई देगा? प्रयत्न करो और देखो कि क्या अंतर है। जब हमने आयोडीन का घोल डाला तो क्या प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई? कोशिका रंगीन हो जाएगी। कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न पदार्थों से रंगे जाते हैं। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं तथा कुछ कम। आगे है, कोशिका को रंगने के लिए हम आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सैफ्रानिन अथवा मिथाइल ब्लू विलयन का उपयोग कर सकते हैं। मतलब आयोडीन विलयन के अतिरिक्त हम सैफ्रानिन और मिथाइल ब्लू का भी यूज कर सकते हैं। हमने प्याज की कोशिका को देखा है। आओ अब हम अपने शरीर से ली गई कोशिका को देखें। यहाँ एक्टिविटी 5.7 दिया गया है, इसको देखते हैं। कांच की एक स्लाइड लो और उस पर एक बूंद पानी रखो। आइसक्रीम खाने वाले चम्मच से अपने गाल के अंदर के खाल को धीरे से खुरचो। क्या चम्मच पर कोई वस्तु चिपक गई है? सुई की सहायता से इसे स्लाइड पर समान रूप से फैलाकर रखो। इसे रंगने के लिए एक बूंद मिथाइल ब्लू की डालें। सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन के लिए स्लाइड तैयार है। इस पर कवर स्लिप रखना ना भूलें। हम क्या देखते हैं? कोशिका की आकृति कैसी है? इस आकृति को एक पेपर या कागज पर बनाएं। क्या आप कोशिका के मध्य एक गहरे रंग वाली गोलाकार अथवा अंडाकार डॉट की तरह की संरचना देख रहे हैं? इस संरचना को केंद्रक कहते हैं। और हमने ऊपर पढ़ा था ना कि केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी, 1831 में की थी। तो वही बात है, यहाँ पे कोशिका के अंदर जो गोलाकार अंडाकार डॉट की तरह दिखाई दे रहा है वो क्या है? केंद्रक है। क्या इसी प्रकार की संरचना प्याज की झिल्ली में भी थी? हाँ थी, वहां पे भी केंद्रक था। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक अस्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। मतलब केंद्रक झिल्ली 2 परतों की बनी होती है। केंद्रक झिल्ली में छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। कोशिका द्रव्य के विषय में हम अनुभाग 5-4 में पढ़ेंगे। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, यानी जिसे गुणसूत्र कहते हैं, जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई देते हैं। जब कोशिका विभाजन होती है तो गुणसूत्र क्रोमोसोम कैसे दिखाई देते हैं? छड़ आकार के। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की सूचना होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है कि आनुवंशिक गुणों की सूचना किसमें होती है? क्रोमोसोम में होती है। वो माता पिता से डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के द्वारा अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए की क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीएनए की क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है उसमें यह डीएनए क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहते हैं। क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह की रचनाओं में के एक जाल का पिंड होता है।
जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाते हैं। मतलब जब तक कोशिका विभाजित नहीं होती है तो ये क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में रहते हैं धागे की तरह, और जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है तो ये क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है। यह कोशिका के विकास व परिपक्वन को निर्धारित करता है। मतलब एक कोशिका ही दो कोशिकाओं में विभाजित होकर नई कोशिकाओं को जन्म देती है। यह कोशिका के विकास व परिपक्वन को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। केंद्रक, यहाँ केंद्रक की बात हो रही है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, अर्थात अस्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। अगर पूछा जाए कि कोशिका, यहाँ पे बैक्टीरिया जैसे जीवों में क्या होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है जो कि बाद में गुणसूत्र का रूप क्रोमोसोम का रूप ले लेता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। अगर पूछा जाए जीवाणुओं के केंद्रक क्षेत्र को क्या कहते हैं, केंद्रकाय कहते हैं, क्योंकि उनमें केंद्रक क्षेत्र अस्पष्ट होते हैं और उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोट, प्रो मतलब आदि अथवा पूर्व, कैरियोट मतलब कैरियन, जिसका संतुलित पूरा अर्थ क्या निकल रहा है, केंद्रक। प्रोकैरियोट होते हैं। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट होते हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक जीवों में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है और केंद्रक क्षेत्र अस्पष्ट होते हैं और उसके केंद्रक क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। और यूकैरियोटिक जीवों में केंद्रक क्षेत्र अस्पष्ट होते हैं और केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, जो कि फिगर 5.4 में दिया गया है, में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य, यहाँ पे फिगर 5.4 दिया गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिका आपको दी गई है, और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ज़्यादा कोशिका अंगक नहीं पाए जाते हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा किए जाते हैं। अनुभाग 5 to 4 पढ़ें। आगे जो दिया गया है, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार, जिसे हम नीलहरी शैवाल कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका यानी थैली की तरह की संरचना के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल प्लास्टिड के रूप में होता है। यहाँ पे आगे अनुभाग 5 to 5 में देखेंगे आप। यहाँ 5 to 4 है कोशिका द्रव्य। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कोशिका द्रव्य। जब हमने प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य के गाल की कोशिका की स्लाइड को देखा तब हमें प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। जब हमने कोशिका को देखा तो हमें एक बड़ा क्षेत्र दिखाई दिया जो कि कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है, जिसमें प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। कोशिका अंगक कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जीव द्रव्य क्या होता है, तो कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्र के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, लेकिन इसमें झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रकीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है और इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते हैं जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेते। इसीलिए कहा जाता है वायरस जीवित है या जीवित सजीव है या निर्जीव, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो अपने आप अपने कोशिकाओं में बहुगुणन नहीं करती जब तक वो दूसरों में जिसमें वो प्रवेश करती है, जिसे परजीवी के रूप में यूज करती हैं, तो
उसकी मशीनरी का यूज़ करके वो अपना कार्य करती हैं। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कुछ अंतर दिया गया है, इसको फिल करना है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के साइड पे दिया गया है, आकार इनका प्रायः छोटा होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर का होता है, और 1 माइक्रोमीटर जो होता है 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है, लगभग 5 to 100 माइक्रोमीटर का होता है। यहाँ केंद्र की क्षेत्र, अभी हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्र की क्षेत्र अस्पष्ट होता है और उसमें कोशिकीय अंगक भी नहीं पाए जाते हैं, केंद्र की झिल्ली नहीं पाई जाती है और उसे केंद्रकाय कहते हैं। उसके केंद्र क्षेत्र को क्या कहते हैं? केंद्रकाय कहते हैं। यहाँ केंद्रकाय हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बोला है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुस्पष्ट होती है केंद्र की क्षेत्र, जो चारों ओर से केंद्र की झिल्ली से घिरा होता है। यहाँ पे केंद्र की झिल्ली नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कहते हैं क्रोमोसोम 1 होते हैं और यूकैरियोटिक में 1 से अधिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक उपस्थित होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। नेक्स्ट है कोशिका अंगक। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है, जिसमें कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहें। बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं, जिसमें बहुकोशिक जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं, को भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है, जिससे कि वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सकें। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं अंगक का उपयोग करती हैं। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। इनमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा है। अंतर्द्रव्य जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जिन पर हम विचार करेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। अब देखते हैं अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में। अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती हैं। अंतर्द्रव्य जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतर्द्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है। खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका, जिसे RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, तथा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, जिसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER कहते हैं, 2 प्रकार से बनी होती हैं। RER सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदुरी दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि उस पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होता है और हमारे अंदर कोशिका की फैक्ट्री भी किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिकाओं के अन्य भागों में भेज देता है। SER वसा तथा लिपिड अणुओं को बनाने में सहायता करता है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता कौन करते हैं? प्रोटीन तथा वसा। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा किसकी भांति कार्य करते हैं? एंजाइम तथा हार्मोन की भांति। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ER भिन्न रूपों में दिखाई देती है, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। इस प्रकार ER का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों, मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है। ER कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का भी कार्य करती है। एक वर्ग के जंतुओं, जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं, जिसे आप चैप्टर 7 में देखेंगे कि यकृत की कोशिकाओं में SER विष तथा दवा को निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये था अंतर्द्रव्य जालिका। यहाँ पे आपको फिगर भी दिया गया है जंतु कोशिका का, आप देख सकते हैं। गाल्जी उपकरण दिया गया है, ये है, और प्लाज्मा झिल्ली दी गई है, ये है, और तारक केंद्र के बारे में दिया गया है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में दिया गया है। केंद्र की झिल्ली के बारे में दिया गया है। कोशिका द्रव्य के बारे में दिया गया है। खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दिया गया है। राइबोसोम के बारे में दिखाया गया है। केंद्रक के बारे में दिखाया गया है। तो ये जंतु कोशिका है।
आगे है गाल्जी उपकरण के बारे में देखते हैं। कैमिलो गाल्जी द्वारा वर्णित गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र है। और गाल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? कैमिलो गाल्जी ने, और इन्हीं के नाम पे इसको गाल्जी उपकरण कहा गया। जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती हैं, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ईआर झिल्लियों से होता है और इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। यहाँ पे पादप कोशिका दी गई, ऊपर जंतु कोशिका दी गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे पादप कोशिका दी गई है, दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास तारक केंद्र था, यहाँ पे नहीं है। वहाँ पे कोशिका भित्ति नहीं थी, यहाँ पे हमारे पास कोशिका भित्ति है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोशिका भित्ति है, वहाँ पे कोशिका भित्ति नहीं थी। तो दोनों में आप अंतर को देख सकते हैं। आगे है ईआर में संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर अथवा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इसे यातायात प्रबंधक भी कहते हैं गाल्जी उपकरण को। इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। मतलब इसके कार्य में क्या शामिल है? पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थिति में गाल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर भी बनती है। गाल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम का भी बनाया जाता है। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गाल्जी काय करता है। लाइसोसोम के बारे में देख लेते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम में क्या होते हैं? पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, जिसमें RER इन एंजाइमों को बनाते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करता है, कोशिका को साफ करता है, इसलिए इसका सफाई कर्मी भी कहते हैं। कोशिका के अंदर आने वाली बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंग लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं, जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकीय चयापचय मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघात थैली भी कहते हैं। यहाँ कैमिलो गाल्जी के बारे में कुछ दिया गया है, देख लेते हैं। इनका जन्म 7 जुलाई 1843 को ब्रेसिका के समीप कोर्टनो में हुआ था। उन्होंने पाविया विश्वविद्यालय से मेडिसिन का अध्ययन किया। 1865 में स्नातक के बाद उन्होंने पाविया के सेंट मेटियो के अस्पताल में अध्ययन जारी रखा। उस समय उनकी सारी खोज तंत्रिका तंत्र से संबंधित थी। 1872 में उन्होंने एबिया टेग्रेसो के एक दीर्घकालिक रोग के अस्पताल में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी खोज इस अस्पताल के किचन में तंत्रिका तंत्र पर की। उन्होंने इस छोटी सी किचन को प्रयोगशाला बना लिया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन कहते हैं। ब्लैक रिएक्शन की खोज किसने की थी? कैमिलो गाल्जी ने की थी और इन्हीं के ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना गया। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तन घोल का उपयोग किया था और ब्लैक रिएक्शन में किसका यूज किया गया था? सिल्वर नाइट्रेट के घोल का। और विशेषता यह कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण था। सारा जीवन वे इसी दिशा में कार्य करते रहे और इस विधि में सुधार करते रहे। कैमिलो गाल्जी ने अपने शोध के लिए उच्चतम उपाधि तथा पुरस्कार प्राप्त की। सन 1906 में इन्हें सैंटियागो रैमोनी कजाल के साथ संयुक्त रूप से तंत्रिका तंत्र की संरचना कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे देखते हैं माइटोकांड्रिया के बारे में। माइटोकांड्रिया कोशिका का बिजली घर और ऊर्जा घर भी इसे कहते हैं। माइटोकांड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकांड्रिया एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा तांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकांड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें
क्योंकि इसमें इसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए तथा राइबोसोम होता है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। आगे देखते हैं प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो कि रंगीन प्लास्टिड होते हैं तथा ल्यूकोप्लास्ट जो श्वेत या रंगहीन प्लास्टिड होते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है उसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। अगर पूछा जाए कोशिका के कौन से ऐसे दो अंगक हैं जिनके पास खुद का डीएनए तथा राइबोसोम होता है, वो हैं माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड। आगे देखते हैं राजधानी के बारे में। राजधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं जिसमें संग्रहण होता है, मतलब इकट्ठा की जाती हैं चीजें। जंतु कोशिकाओं में राजधानियां बहुत बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय राजधानियों की माप कोशिका के आयतन का 50 to 90% तक होता है। मतलब राजधानियां इतनी बड़ी होती हैं कि वो लगभग कोशिका के माप की 90% तक हो सकती हैं। पादप कोशिकाओं की राजधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं। पादप कोशिकाएं जो होती हैं उनमें जो राजधानियां होती हैं उनमें कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को क्या प्रदान करती हैं? स्फीति तथा कठोर प्रदान करती हैं। ऐसे आपके पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से राजधानी के बारे में कौन सा सही है, कि वो पौधों को कठोरता प्रदान करती हैं, उनमें कोशिका द्रव्य भरा रहता है। उनमें से 1-2 पॉइंट गलत लिख देंगे और उसमें से आपको पूछेंगे 1-2 पॉइंट सही रहेगा, कौन सा सही है कौन सा गलत। ऐसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ राजधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन हैं, ये भी राजधानी में संग्रहित रहते हैं। एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा की खाद्य राजधानी में उसके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट राजधानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आगे है, प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। अतः कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यही मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है कि सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है, सेल है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। कोशिका विभाजन के बारे में देखते हैं। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक 2 मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में कोशिका, जिसे मात्र कोशिका भी कहते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं संतति कोशिकाएं हैं ये। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान ही होती है। मतलब गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका में जितनी थी उतनी ही संतति कोशिकाओं में ही होगी। यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत में सहायता करती हैं। जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती हैं। यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं, जिसमें क्रमशः 2 विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रण विभाजन होती है तो इससे 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती हैं।
नई कोशिकाओं में मात्र कोशिका की तुलना में गुणसूत्र की संख्या आधी होती। हमने देखा जो समसूत्री विभाजन था उसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान ही थी, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी होगी संतति कोशिका में। क्या आप सोच सकते हैं कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी क्यों रह गई? तभी तो इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। यहाँ अब हम देखते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 5 में क्या सीखा है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। सेकेंड पॉइंट, कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये झिल्लियां लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। यह पदार्थों की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से नियमित करती है। नेक्स्ट पॉइंट, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प परासरदाबी घोल यानी माध्यम में बिना फटे जीवित रहने देती है, मतलब वो उसके सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है। यूकैरियोटिक में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। यह कोशिका की जीवन प्रक्रिया को निर्देशित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ER अंतःकोशिकीय परिवहन तथा उत्पादक सतह के रूप में कार्य करता है। गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है। यह कोशिका में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग करता है। अधिकांशतः नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे प्लास्टिड होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचय करना है। अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय राजधानी होती है। यह कोशिका की स्फीति को बनाए रखती है और यह अपशिष्ट पदार्थों सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय करती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता है। उनके क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उनमें केवल छोटे राइबोसोम अंगक होते हैं। जीवधारियों में कायिक वृद्धि हेतु कोशिकाएं विभाजित होती हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5, जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।